Hello students, today we'll be revising this chapter dissolution of a partnership firm. जनरली 12th कॉमर्स में जिस तरीके से ये चैप्टर सिखाया गया है उससे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है और इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन दिस चैप्टर, विच इज़ वाई वी आर टेकिंग इट अप. नाउ पीपल, अगर इस पूरे चैप्टर को हम समराइज करने की कोशिश करें, मेजरली किस टाइप के सम्स इसमें है. डिसोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है. एक, एट वन गो आप सारे असेट्स और लायबिलिटीज को बेच रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो. और दूसरा है पीस मील डिसोल्यूशन. पीस मील का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में आप असेट्स को रियलाइज कर रहे हो, लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो और जैसे जैसे पेमेंट हो रहा है वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस उसके रिकॉर्ड हो रहे हैं. एट वन गो में हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन केसेस है जनरली जब हम लोग डिसोल्यूशन को अलग अलग फेजेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से रिकॉर्ड कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट केस इज व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट. ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट का मतलब सब घर से पैसा लेकर आ सकते हैं इफ द बिजनेस असेट्स आर नॉट इनफ टू रीपे ऑल द लायबिलिटीज. सो लेट अस टॉक अबाउट इट. When all the partners are solvent, तो ये 12वीं का ही कॉन्सेप्ट है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली तीन टाइप के अकाउंट्स बनाने होते हैं. एक है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है कैश या बैंक अकाउंट और तीसरा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. तो देख लेते हैं सवाल और प्रिपेयर कर लेते हैं इन तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स की इधर बात करें तो तीन पार्टनर्स है, एक्स है, वाई है, जेड है. सिमिलरली वापस से क्रेडिट साइड में भी एक्स, वाई, जेड तीन पार्टनर्स हो गए और साथ साथ बना लेते हैं हम अपना बैंक अकाउंट. अब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त कुछ नियम जो हमको ध्यान में रखने हैं. दैट इज, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो सबसे पहले सारे असेट ट्रांसफर होते हैं एक्सेप्ट फॉर 3 असेट्स. वो तीन असेट्स जो मेजरली हमको ध्यान में रखने हैं, दैट इज कैश एंड बैंक, दैट इज फिक्टिशियस असेट. फिक्टिशियस असेट क्या होता है? फिक्टिशियस असेट वो असेट है जो एक्चुअल में असेट ही नहीं है बट बेमतलब का असेट की तरह दिखाया गया है. जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो गया, असेट साइड पे दिख रहा होता है. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इट इज नॉट एन असेट फॉर यू, इट वाज एन एक्सपेंस बट यू ट्रीटेड एज एन असेट, तो वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता. और तीसरा, लोन दैट इज गिवन टू अ पार्टनर, दीज थिंग्स आर नॉट ट्रांसफर्ड इन योर रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ पीपल, लेट अस सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो मॉड्यूल से का सवाल है. XYZ पार्टनर्स है, उनकी फर्म है XY को, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. The following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2022. बैलेंस शीट पढ़े वो पहले और ये देखो कि कौन कौन से चीजें डिस्ट्रीब्यूटेबल दिख रही है. तो उसमें एक जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सा दिख रहा है और असेट्स में कौन सा असेट ट्रांसफर नहीं होगा आउट ऑफ ऑल? कैश इन हैंड. ठीक. तो सबसे पहला स्टेप ऑफ रियलाइजेशन इज टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द 3 डिस्कस्ड. तो कर लेते हैं फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स को रिकॉर्ड. तो 2 फिक्स्ड असेट, 2 स्टॉक इन ट्रेड एंड 2 सन्ड्री डेटर्स. 5 लाख के हैं, 3 लाख के हैं, वापस से 5 लाख, कुल मिला के 13 लाख रुपए के असेट ट्रांसफर करें. अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं. लायबिलिटीज सारी ट्रांसफर होगी एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लायबिलिटीज. कौन कौन सी हो गई वो? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. अगर कोई लोन दिया है पार्टनर ने तो वो भी ट्रांसफर नहीं होता. एंड इसके अलावा वो रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होते जिनके सामने कोई कॉरस्पॉन्डिंग असेट नहीं है. इसका मतलब अगर मैं WCR की बात करूं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की बात करूं, तो उसके सामने एक असेट है, उसके सामने एक असेट नहीं है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में. बट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ये बनता है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज होने के टाइम पर. तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप बना रहे हो, अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके सामने कोई असेट भी होगा दैट इज इन्वेस्टमेंट. और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में.
जनरल रिजर्व के सामने कोई असेट नहीं है, उसके लिए कोई असेट नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग, सो दैट वोंट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इंस्टेड वो हम पार्टनर्स को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आउट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज इधर सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स ही है ट्रांसफर करने के लिए, लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स, कितने रुपए के हैं क्रेडिटर्स, 3,20,000। ओके, नेक्स्ट इन लाइन, जो चीज अब बाकी रह गई है डिस्ट्रीब्यूट होनी या रियलाइजेशन में जानी, उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को बैंक या कैश अकाउंट में लिख देती हूँ टू बैलेंस BD, डेबिट बैलेंस है 10,000 का। एंड कमिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए का है, तो बाय बैलेंस BD 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, फॉलोड बाय जनरल रिजर्व को बांट देते हैं पार्टनर्स में, 90,000 को बांटना है ओल्ड रेशो में 4:3:2 में, तो कर देते हैं इधर 4:3:2 में बाय जनरल रिजर्व 40,000, 30,000, 20,000। तो जितने भी आइटम्स थे बेटा इन द बैलेंस शीट दैट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव हेड्स। नाउ कम टू द एडिशनल पॉइंट्स। फिक्स्ड एसेट्स ने रियलाइज करा 5,20,000, बुक डेट ने रियलाइज करा 4,40,000। अब असेट बेच के पैसे आ रहे हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे बाय बैंक। बैंक के नाम पर मुझे कितना रुपया आ रहा है, मुझे फिक्स्ड एसेट्स बेच के कुछ पैसा आया, मुझे डेटर्स से कुछ पैसा आया। फिक्स्ड एसेट्स बिके 5,20,000 में, तो लिख देती हूँ इधर 5,20,000 और इधर लिख देती हूँ 4,40,000। Next in line, stock was valued at 2,50,000 and it was taken over by the partner Y. एक पार्टनर स्टॉक लेकर गया। अब जब बिजनेस बंद भी हो रहा है तो पार्टनर पैसे नहीं देगा जब वो असेट लेकर जा रहा है, जब तक रिक्वायर्ड नहीं है लेकर आने के। तो बेसिकली इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, इट विल हैपन थ्रू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। वो स्टॉक लेकर गया कितने रुपए का बेटा, 2,50,000। जब इधर बाय वाई हुआ है तो वाई के कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिख देते हैं टू रियलाइजेशन, 2,50,000 रुपए की वैल्यू पे वो स्टॉक लेकर गया। कितने का स्टॉक था फर्क नहीं पड़ता, कितने में लेकर गया उस अमाउंट से हम लोग एंट्री इधर रिकॉर्ड कर देंगे। नाउ गोइंग अहेड, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स थे 3,20,000 के, 5% पैसा कम आया तो हमको 3,04,000 रुपए आए। जब आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स को या लायबिलिटीज को तो उसकी एंट्री हो जाएगी अपने ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसफर, दैट इज डेबिट साइड पर हो जाएगी। तो हम इधर लिख देते हैं बड़ा बड़ा टू बैंक और इधर पहले लिख देते हैं क्रेडिटर्स, 3,04,000 का पेमेंट हुआ है। फाइनली बोला है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000 रुपए। कुछ नहीं बोला किसको पे करने थे वर्सेस किसने पे करे, तो मानेंगे फर्म का खर्चा है और फर्म ने खुद ही पे करा है। तो बैंक से पैसा कटा किस नाम से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से 6,000। इधर एक बार टोटलिंग कर लेते हैं, 3,10,000। इधर का अगर मैं टोटल देखूं तो 9,60,000। सारे अकाउंट्स जो बनाने थे हमने बना लिए हैं। अब हमको करना है बैलेंसिंग। सबसे पहले बैलेंसिंग करोगे आप बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें, डेबिट साइड का टोटल में देखूं तो 13 लाख प्लस 3,10,000, इधर का टोटल आ रहा है 16,10,000। और क्रेडिट साइड का टोटल देखूं सो दैट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 15,30,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लिख देते हैं डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ 16,10,000। इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए, 16,10,000। इसमें से 15,30,000 लेस कर देते हैं। So we get to know that there is a loss. The loss is of 80,000 rupees. Now this loss of 80,000 rupees will be divided amongst the partners in their profit sharing ratio, और इधर सिर्फ old profit sharing ratio है। The only reason being कि बेटा इधर तो कोई नया रेशो हो ही नहीं सकता, फर्म ही पूरी की पूरी बंद हो रही है। तो बांट देते हैं 80,000 को X, Y और Z में in their profit sharing ratio of 4:3:2. So that is coming equivalent to
35556. Then there is 2667. और फाइनली हमारे पास बचा है इधर 1777. सो हमने बेसिकली इधर सारा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच. अब इधर पार्टनर के कैपिटल में लॉस को लिख देंगे तो 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन. एक्स के अकाउंट में गया बेटा 35,556, वाई के अकाउंट में गया 26,667 और जेड के अकाउंट में गया 17,717. साथ ही साथ बैंक में कितने रुपए आए वर्सेस बैंक से कितने रुपए गए वो भी देख लेते हैं. बैंक में 9,60,000 रुपीज हमारे आए असेट बेचने पर और 3,10,000 रुपए गए. तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंट्री लिख देते हैं बैंक अकाउंट में. इधर हम दिखा देंगे टू रियलाइजेशन. असेट बेच के आया 9,60,000 और सारी लायबिलिटीज को पे करने पर और एक्सपेंसेस को पे करने पर हमने दिया 3,10,000. अब अल्टीमेटली निकाल लेते हैं एक्स वाई और जेड का कितना बैलेंस बच गया. इधर टोटल है 4,40,000. इधर का भी टोटल 4,40,000 करने के लिए कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे कर देते हैं. 4,40,000 माइनस 35,556. So that is coming equivalent to 4,04,440. ऐसे ही निकाल लेते हैं y का बैलेंस. 3,30,000 इस साइड का टोटल है. इधर का भी टोटल 3,30,000 करने के लिए कितने रुपए इधर लिखने पड़ेंगे. 2.5 लाख रुपए काट दो. 26,667 रुपीज भी काट दो. सो दैट इज 53,333. नाउ कमिंग टू जेड्स कैपिटल 2,20,000 रुपीज हमको उसको देने टोटल थे, लेकिन उसमें से उसको लॉस बेयर करना है 17,777 का. सो दैट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 2,02,223. सो पीपल वी हैव कैलकुलेटेड कि एक्स वाई और जेड के कितने बैलेंसेस हैं. अब अगर आप देखो ये डेबिट साइड पर बैलेंस दिख रहा है. क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब पार्टनर्स को इतना पैसा मिलेगा. अल्टीमेटली जो भी बैलेंस बचता है, अब उसको मुझे बैलेंस की तरह नहीं दिखाना क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है. सो इंस्टेड व्हाट वील डू इज वी विल रिकॉर्ड इट एज टू बैंक. अगर इधर कुछ बैलेंस बचता तो मैं इधर लिख देती बाय बैंक. जब इधर टू बैंक हुआ है तो बैंक से हम लोग पे कर देते हैं एक्स को, वाई को और जेड को फॉर देयर कैपिटल अकाउंट्स. कितने कितने रुपए पे कर रहे हैं. 4,04,444, 53,333 एंड 2,22,002. चेक कर लेते हैं क्या दोनों साइड ऑफ द बैंक अकाउंट आर टैलिंग और नॉट. 3,10,000 प्लस 4,04,444 प्लस 53,333 प्लस 2,02,223. इधर का टोटल आ रहा है 9,70,000. इधर का भी टोटल 9,70,000 है. दैट मीन्स हमने जो भी अकाउंट्स बनाए वो एकदम प्रॉपर बनाए. सो अगर इसको समराइज करें, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, जनरली 3 टाइप के अकाउंट्स बनते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन में सारे असेट्स ट्रांसफर नहीं होते. नॉर्मली कुछ असेट्स रह जाते हैं ट्रांसफर होने. सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती, मेजरली सारी हो जाती है. फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखोगे और आप बैंक का बैलेंस लिखोगे. फिर जैसे जैसे असेट्स और लाइबिलिटीज का रियलाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लिखोगे. अगर कोई पार्टनर असेट या लाइबिलिटी लेकर जाता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि बैंक अकाउंट में. अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल में जो बैलेंस बचा उसको हम लोग टू बैंक या बाय बैंक के नाम से दिखा देंगे और बैंक में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखकर हमें यह पता चलेगा कि अरे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो टैली हो गया. So this was a very simple type of sum in case number 1 where all the partners are solvent. Okay students, now let us talk about the case 2 type of adjustment जहां पे एक पार्टनर insolvent हो जाता है
और जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है देन वी अप्लाई द रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। सो उसमें क्या चीजें को कंसिडर करना है नहीं करना, वील टॉक अबाउट इट। इसमें भी दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट जहां पे दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट, और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सिनेरियो बदल जाता है व्हेन देयर इज फिक्स कैपिटल एंड व्हेन देयर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फर्दर जो दो कंडीशंस है उनको समझाने से पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डज द गार्नर वर्सेस मरे रूल से। गार्नर वर्सेस मरे रूल की बेसिकली देखो तो एक कंडीशन है, वो ये है दैट द deficiency of the insolvent partners is to be borne by the solvent partners। insolvent कौन, जो पैसे लेकर नहीं आ सकता, solvent कौन, जिनके पर्सनल एसेट्स भी है। और क्योंकि एक पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो पर्सनल एसेट्स कैन बी कॉल्ड अपॉन इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट। So deficiency of the insolvent partner is to be borne by the solvent partners। लेकिन आगे जाके क्योंकि ये पॉइंट हिट करेगा तो अभी से एक चीज सीख लीजिए कि सॉल्वेंट पार्टनर्स को तो हम लोग बांटेंगे, लेकिन कौन से सॉल्वेंट पार्टनर्स, जिनका क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है। जिनका क्या बैलेंस है, क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है। सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सॉल्वेंट पार्टनर्स हु हैव क्रेडिट कैपिटल बैलेंस इन देयर कैपिटल रेशो। ये है अपना वेरी फर्स्ट रूल। दूसरा रूल डायरेक्टली बोला नहीं गया है बट सारे क्वेश्चंस में वो अजम्पशन लेते हुए करा है, इसलिए वी हैव टू कीप दैट रूल इन माइंड। द सेकंड रूल इज ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग कैश इक्विवेलेंट टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो सारा का सारा पैसा लाएंगे जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन के टाइम पे, उतना पूरा पैसा उनको लेकर आना जरूरी है। फिर उसमें आपका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट और फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सॉल्वेंट पार्टनर है यू हैव टू डू दैट। सो दीज आर द टू रूल्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। चलिए अब सवाल देखते हैं। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। सवाल काफी लंबा है, काफी नए पॉइंट्स है, इसलिए इसको आराम से समझना बेटा कि क्या करना है, कैसे करना है। XYZ were in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:2:1। The following balance sheet दे रखा है। पहले तो बैलेंस शीट में देखिए कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल हमको दिख रहा है, नॉट रियली, ठीक है। The firm was dissolved on the above mentioned date and because it continued losses. After drawing up the balance sheet on the above given date, it was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November, which had been received, but the purchase was not recorded in the books। 4,000 रुपए के ऐसे गुड्स है आपके जो आपने रिसीव तो कर लिए, जो आपने स्टॉक में तो ले लिए, लेकिन आपने बेसिकली इस चीज को जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, परचेज तो रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो ये हम लोग को कर लेना चाहिए। अगर नॉर्मली देखो परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज टू क्रेडिटर्स 4,000। रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कर दिया रिकॉर्ड। लेकिन अभी तो आपका बिजनेस बंद ही हो रहा है, तो आपके क्रेडिटर्स एक्चुअली 25,000 के नहीं है, ये तो कितने के हैं, 4,000 से ज्यादा के हैं। तो आपके क्रेडिटर्स कितने के हो गए बेटा, 29,000। नाउ परचेजेस को 4,000 से डेबिट करना है, लेकिन आपने सब कुछ बंद कर दिया है, बिजनेस अभी बंद ही कर रहे हो और आपने बैलेंस शीट बना दी, तो पीएनएल वीएनएल बन गया, फाइनलाइज हो गया। अब फाइनलाइज होने के बाद अगर कोई गलती पता चली तो आप इसको क्या पीएनएल में चेंज करोगे कि इसका इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में डालोगे? आप इसका इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में डालोगे, पीएनएल के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट, और पीएनएल एडजस्टमेंट अल्टीमेटली कहां इंपैक्ट करेगा, कैपिटल में। तो क्योंकि आपने खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करा तो पार्टनर्स में ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। अब जब आपको पता है खर्चा है तो 4,000 से पार्टनर्स का प्रॉफिट क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ 3 पार्टनर XYZ XYZ। पहले ओरिजिनल कैपिटल लिख देती हूं 29,200, फिर Y का बैलेंस था 10,800,
और Z का था 10,000। अभी तुमको पता है कि तुमने एक चीज रिकॉर्ड नहीं करी, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे इन द नेम ऑफ टू परचेजेस, या आप इसको लिख सकते हो P&L एडजस्टमेंट। 4,000 रुपए का एक्सपेंस था जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो 4,000 रुपए बांट देते हैं पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1600, 1600 एंड 800। अभी तक हमने ये इंपैक्ट दिया है। क्यों, क्या, कैसे, हाउ विल इट चेंज द क्वेश्चन, विल सी ओवर। फिर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज करे, ठीक है। क्रेडिटर्स, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस थे, ठीक है। एक्स ने बोला मैं अपनी वाइफ का लोन ले लूंगा, ठीक है। वाई इज इंसॉल्वेंट, वाई क्या हो गया इधर, इंसॉल्वेंट। और जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई हो जाएगा। एंड हिज एस्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल। गार्नर वर्सेस मरे रूल जीवन में दो बातें करता है। पहली कि भाई जो भी डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, दैट विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स जिनका क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है इन देयर कैपिटल रेशो। और दूसरा, जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा का सारा नुकसान सॉल्वेंट पार्टनर्स, उनका रिस्पेक्टिव नुकसान सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लेकर आएंगे। अब बेटा कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। Had this question been with regards to fixed capital, अगर कहीं भी इंडिकेशन होता है ये कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी अलग से दिया है पार्टनर्स के, तो मेरा जो रेशो होता पार्टनर्स का कैपिटल रेशो वो सेम रहता 29,200, 10,800 इज टू 10,000। उससे मेरे कैपिटल रेशो में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां होता है, करंट अकाउंट में होता है। तो मैं करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज करती, और तब जब डेफिशिएंसी को कैपिटल रेशो में बांटता है तो मैं फिक्स कैपिटल रेशो लेती। तो फिक्स कैपिटल रेशो तो हमेशा सवाल में दिया ही होता है क्योंकि वो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिख रहा है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमारा फिक्स कैपिटल नहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो हर चीज का एक ही अकाउंट है। और जब हर चीज का एक ही अकाउंट है तो पहले मुझे सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, फिर कैपिटल रेशो निकालना है। अब उन सारे एडजस्टमेंट्स में कौन से आएंगे, वो सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट के अलावा के। तो इधर अगर आप देखो, ये जो 4,000 रुपए का आप लोग परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ये तो रियलाइजेशन से पहले भूले थे, तब परचेज करा था। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रेडिटर्स को 4,000 रुपए बेमतलब के ज्यादा देने या इंटरेस्ट के ज्यादा देने। दिस इज बेसिकली कि भाई मैं लिखना ही भूल गई थी, ओमिट हो गया था, तो अब रिकॉर्ड करना है। अगर कोई जनरल रिजर्व पड़ा होता, कोई रिजर्व होता जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, कोई एक्सपेंस होता बैलेंस शीट में असेट साइड पर जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे पार्टनर्स को, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर नया नया ताजा ताजा कैपिटल निकालते हुए वो रेशो उठाते। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि ये जो कैपिटल में एडजस्टमेंट करने के बाद नया कैपिटल बैलेंस आया वो निकालो। इधर मेरा नया बैलेंस आ रहा है 27,600, इधर आ रहा है अपना 9,200, इधर भी आ रहा है अपना 9,200। सो व्हाट इज द कैपिटल रेशियो दैट वी आर सपोज टू टेक, 3:1:1। क्योंकि अगर आप देखो 27,600 इज टू 9,200 इज टू 9,200 इज दैट रेशियो। 9,200 के टेबल में 3 27,600 आता है। सो इन विच कैपिटल रेशियो वी विल बी dividing the loss or the deficiency of the insolvent partner, in 3:1:1। Perfect. Now let us go ahead with the question. हमको बनाना है इधर रियलाइजेशन अकाउंट, साथ ही साथ हम लोग बना देंगे हम लोग अपना बैंक। ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं हमारे असेट्स हमने देखा कि कौन से ट्रांसफर होते हैं कौन से नहीं। तो फिक्स एसेट ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, बुक डेट होगा, प्रोविजन भी होगा बट असेट साइड नहीं, लायबिलिटी साइड होगा। कैश ट्रांसफर नहीं होता, और एडवांस टू वाई, बिकॉज वाई इज अ पार्टनर, तो उसको जो फर्म ने लोन दिया है दैट वोंट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो कर देती हूँ द ट्रांसफर ऑफ असेट, फिक्स्ड असेट, स्टॉक और बुक डेट। 40,000, 25,000, 25,000 मिला के ये हो गया 90,000। लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देती हूँ, तो पीएफडीडी सबसे पहले ट्रांसफर कर देती हूँ 5,000 की। फिर लायबिलिटी साइड में कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता, लोन
जेड्स लोन, जेड एक पार्टनर है तो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता है। लोन फ्रॉम मिसेज एक्स वाइफ है एक्स की, तो डेफिनेटली वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो उनका लोन अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए टू रियलाइजेशन। इधर एक डिफरेंस इन ओपिनियन इन सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इंस्टीट्यूट हैज डन इज, जो मिसेस वाई का लोन था वो किसने रीपे करने की बात करी, एक्स ने, क्योंकि एक्स डायरेक्टली वो रीपे करने की बात कर रहा है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस में उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा है। तो इट इज ओके इफ यू डू दैट, नेट इंपैक्ट तो सेम होगा, बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड दैट जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है आप उसको ट्रांसफर कर दो इन द रियलाइजेशन। तो कर देते हैं बाय मिसेस एक्स लोन। अगर मिस्टर एक्स लोन होता तो वो ट्रांसफर वैसे भी नहीं होता। कितने रुपए का लोन है, 10,000। और उसके अलावा क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स कितने रुपए में ट्रांसफर करोगे, 25,000 में कि 29,000 के, 29,000 के, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। टोटल लायबिलिटी जो हमको इधर दिख रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू 44,000। परफेक्ट। अभी भी जेड का लोन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वाई का एडवांस रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश को रिकॉर्ड कर देती हूँ, कैश का बैलेंस है 1,000 रुपए का, बैंक में दिखा देती हूँ इधर टू बैलेंस BD 1,000। नाउ पीपल इफ यू सी कैपिटल अकाउंट्स वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, नॉट एन इशू। जो जो चीजें अभी भी बाकी है उसको हाईलाइट कर देती हूँ, जेड का लोन और एडवांस टू वाई। आगे जैसे जैसे सवाल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इस चीज का एंट्री हो चुका है, आगे बढ़ते। फिक्स एसेट्स रियलाइज 20,000, फिक्स एसेट से मुझे 20,000 रुपए आ रहे हैं, तो इधर लिख देती हूँ बड़ा बड़ा बाय बैंक। बैंक में आए फिक्स एसेट से कितना, 20,000। स्टॉक बेच के आया मेरा 21,000, और बुक डेट्स से रियलाइज हुए 20,500। एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी कि क्या सारे एसेट्स रियलाइज हो गए, अगर नहीं हुए तो उधर आप उसका भी रियलाइजेशन कर दीजिएगा। फिर लायबिलिटीज के पेमेंट की चर्चा करते हैं। क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया 2%। कौन से क्रेडिटर्स, 25,000 की 29,000, सारे 29,000। तो कर देती हूँ इधर मैं टू बैंक क्रेडिटर्स लिख देती हूँ। 29,000 के क्रेडिटर्स ने 2% डिस्काउंट दिया, तो 28,420 का पेमेंट करा मैंने। एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख देती हूँ 1,080 रुपीज के। ओके, टोटल अगर इसका देखूं तो वो हो गया है अपना 29,005। एक्स ने बोला कि भैया मैं अपनी वाइफ का लोन रीपे कर दूंगा, क्योंकि हमने एक्स के मिसेस एक्स के लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा, तो जब एक्स बोल रहा है कि मैं रीपे कर दूंगा तो उसका इफेक्ट भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन। तो 2x कैपिटल 10,000 रुपए का लोन, क्योंकि इधर 2x कैपिटल हुआ है तो इधर हम लोग लिख देंगे बाय सॉरी रियलाइजेशन, और वो रियलाइजेशन किस नाम का आया है, मिसेस एक्स के लोन का। कितने रुपए का, 10। इधर जो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल था उसको इधर ओपन कर देते हैं, बाय बैलेंस BD। बैलेंसेस है अपने 27,600 के, 29,200 के, सॉरी 92 के। ओके, चल आगे। Y is insolvent and his estate is unable to contribute anything। हो गया सप्पा, कोई तकलीफ नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। इस साइड का टोटल अगर मैं देखूं, डेबिट साइड का, इट इज इक्विवेलेंट टू 1,29,500। बैंक का भी एक बार टोटल अगर इस साइड से करूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 20,000 प्लस 21,000 प्लस 20,500, ये आ गया 61,500 के इक्विवेलेंट। इधर का टोटल 129,500 करने के लिए आई विल नीड 24,000 रुपीज। तो इधर 24,000 रुपीज का क्या हुआ है, हमको लॉस हुआ है। तो बाय रियलाइजेशन लॉस, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट देते हैं 24,000 के नुकसान को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 में। सो Z झेलेगा 4800 का लॉस, X और Y झेलेंगे 9600 का लॉस। जब लॉस इधर डाल ही दिया है तो साथ साथ कैपिटल अकाउंट्स में भी लिख देते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना था 9600 और 48। ओके आगे बढ़ते हैं। बैंक में लिख देती हूँ भाई कितना पैसा आया वर्सेस कितना पैसा गया असेट्स से और लायबिलिटीज से। बैंक में आया टू रियलाइजेशन के नाम पे 61,500 और बैंक से गया बाय रियलाइजेशन के नाम पे 29,000। ओके अब बचा पार्टी दो चीजें, एक तो जेड का लोन, जेड का लोन वापस एक बार आखिर में उठाती हूँ। कम टू दिस एडवांस टू वाई। नॉर्मली जब एक पार्टनर को हमने लोन दिया होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हम पार्टनर को बोलते तुम उतना पूरा पैसा लेकर आओ, उसके कैपिटल में एडजस्ट नहीं होता, रियलाइजेशन में एडजस्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं जितना भी बैलेंस हमको चाहिए उससे, जितना भी हमने उसको लोन दिया है, बोलते तुम ये पूरा का पूरा हमको कैश रीपे करो। बट अगर इधर इस क्वेश्चन में देखो वाई क्या हो चुका है इंसॉल्वेंट, तो क्या वाई मुझको 4,000 रुपए दे सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो व्हाट विल डू, इंस्टेड ऑफ getting money from this person Y, from this partner Y, I will instead transfer it to his capital account. तो by loan to Y कितने रुपए ट्रांसफर हुए इधर? 4,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। किस चीज के? एडवांस टू Y के नाम पे। ठीक, अब गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करना है हमें। गार्नर वर्सेस मरे रूल में हमने देखा सबसे पहला जो भी रियलाइजेशन का जो भी डेफिशिएंसी है ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस लेकर आएंगे इन विच रेशो? कैपिटल रेशो। और इधर x और z दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है तो x और z 3:1 में y की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। अब y की डेफिशिएंसी है कितनी निकालते हैं। 9,600 और 4,000 कुल मिला के कितना हुआ? ये 13,600 का बैलेंस है वाई का। इधर का भी टोटल 13,600 करने के लिए कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे मुझे? 4,400। तो अगर आप देखो व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ वाई, इट इज 4,400। ये 4,400 की डेफिशिएंसी कौन कौन बेयर करेंगे? एक्स और जेड। किस रेशो में? कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो एडजस्ट होने के बाद कितना आया? 3:1। तो 3,300 और 1,100 की डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। तो इधर मैं लिख देती हूं बाय एक्स बाय जेड्स कैपिटल 3,300 और 1,100। और ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। ओके चलिए कर दिया हमने इधर चीजों को ट्रांसफर। अब जब इधर बाय एक्स कैपिटल और जेड कैपिटल हुआ तो इधर मैं लिख देती हूं टू वाई और इधर लिख देती हूँ उसकी डेफिशिएंसी। एक्स बेयर करेगा 3,300, जेड बेयर करेगा 1,100 रुपए। अब अल्टीमेटली दूसरा नियम जो हम लोग गार्नर वर्सेस मरे रूल की बात करते हैं, दैट इज ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू रियलाइजेशन का लॉस। रियलाइजेशन का लॉस कितने रुपए का हुआ था? 9,600 और 4,800। जेड वाई तो इनसॉल्वेंट है तो वाई तो कुछ नहीं लेकर आ सकता, तो इधर मैं लिख देती हूँ बाय बैंक और एक्स से मंगा लेती हूँ 9,600, जेड से मंगा लेती हूँ 4,800। जब इधर बाय बैंक हुआ तो बैंक अकाउंट में लिख देती हूँ 2x 2z। 9,600 लेकर आया और ये 4,800 रुपीज लेकर आया। बस we are on the verge of completing the question. Now people finally, if you see, the only thing pending is Z's loan and capital accounts of X and Z. तो
अब एक बार के लिए इधर बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना बचा है इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। Z की अगर मैं बात करूं, X की अगर मैं बात करूं, तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, 27,600 प्लस 10,000 प्लस 9,600, दैट इज 47,200। इधर का भी टोटल 47,200 करने के लिए कितने रुपए दिखाने पड़ेंगे? ये आ रहा है 34,300। Z के केस में अगर आप देखो, so this total is 14,000, इधर भी 14,000 करने के लिए हमें चाहिए इधर 8100। अब इसको मैं बैलेंस नहीं लिख सकती, इसको मैं क्या लिखूंगी? बैंक। नाउ पीपल प्लीज कीप इन माइंड, जेड ने हमें, हम यानी कि फर्म को लोन दिया था 5,000 रुपए का, तो बिफोर द कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स ऑफ एनी पार्टनर वी विल फर्स्ट हैव टू रीपे टुवर्ड्स द लोन ऑफ अ पार्टनर। तो पहले जेड को 5,000 रुपए जाएंगे और फिर ही हमारे बैंक से एक्स को और जेड को उनके कैपिटल अकाउंट के टुवर्ड्स मिलेगा। कितना? 34,300 और 8100। नाउ लेट अस चेक वेदर द बैंक अकाउंट इज टैलिंग और नॉट। इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा 76,900। इधर अगर टोटल करने गई, so this is also equivalent to the same amount. So that means we have solved the question correctly. तो प्लीज कीप इन माइंड, गार्नर वर्सेस मैरे रूल दो बातों पे गौर फरमाता है। पहला कि जो भी डेफिशिएंसी है इनसॉल्वेंट पार्टनर की, वो सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करते हैं इन देयर कैपिटल रेशो, बट कौन से कैपिटल्स? ओनली क्रेडिट बैलेंस वाले कैपिटल्स, आगे जाके वो समझ में आएगा। दूसरा, all the solvent partners have to bring in cash which is equivalent to their realization loss. So this was all about question illustration number 5. Now people, we will move to another question wherein one partner has become insolvent और दूसरे एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है। उस सिनेरियो में क्या होगा, सवाल कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। ABCD 4 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:3:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च और उस दिन की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इनमें से हमको कौन से आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेबल दिख रहे हैं? कोई भी आइटम इसमें से फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है ना। इंफॉर्मेशन दिया है, one of the creditors took some of the patent whose book value was 5,000 at a valuation of इतना, ठीक है, balance of creditors were paid at a discount। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 20,000 की, बैलेंस शीट में जो दिख नहीं रही, यानी कि उसको हम किसकी तरह ट्रीट करते थे? एक्सपेंस की तरह। उसकी सरेंडर वैल्यू कितने रुपए की है? 4,500 की है, ठीक है, यानी कि अचानक से 4,500 रुपीज मिल रहे हैं। फिर रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। ओके, डी बन गया इंसॉल्वेंट और उसके एस्टेट से सिर्फ हमको 25 पैसे इन रुपी ही मिल सकता है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ओके, नॉर्मली नेसेसरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और फिर बनता है हमारा बैंक अकाउंट। तो बना लेते हैं हम हमारे नेसेसरी अकाउंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहला कार्य, जो जो चीजें शिफ्ट होंगी रिस्पेक्टिव जगहों पर डाल देते हैं। बैंक को बैंक में लिख देते हैं 535 टू बैलेंस 535 का। नेक्स्ट इन लाइन डेटर्स को इधर ट्रांसफर मार देते हैं, स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंस को, प्लांट एंड मशीनरी को, पेटेंट को, सबको इधर बेटा एक बार ट्रांसफर कर देते हैं। I will be using the technology a bit and will be transferring the assets. Okay, amounts लिख देती हूँ as it is, 15,850, 25,200, 800, 20,000 और 8,000। एक चीज काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि पेटेंट भी तो एक फिक्टिशियस एसेट है, तो क्यों ट्रांसफर करा?
पेटेंट इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट, इट इज एन इनटेंजिबल असेट, और इनटेंजिबल असेट्स को हमने मना नहीं करा था ट्रांसफर करने से। फिक्टिशियस वो जो एक्चुअली बेच ही नहीं सकते कभी भी, पेटेंट्स बेचे जा सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी फिक्टिशियस असेट नहीं है, वो एक्चुअल असेट है, तो ट्रांसफर होगा। देख लेते हैं सारे असेट्स का टोटल कितना है। So total of the assets is coming equivalent to 69,850. Let me just recheck. परफेक्ट। अब कर लेते हैं लायबिलिटीज का ट्रांसफर। अच्छा, असेट साइड में दो चीजें बाकी हैं, उनको भी कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सी एंड डी 328415। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, चार पार्टनर्स है, ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी। सी और डी का डेबिट बैलेंस है, तो लिख देती हूँ डेबिट साइड पर 3200 और 8415 टू बैलेंस। परफेक्ट। चलिए, असेट साइड के सारे आइटम्स कहीं ना कहीं जा चुके हैं। कम टू द लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्योर लायबिलिटीज है, ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन में। ओके, लेट अस ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। दो चीजें कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्रेडिटर्स है 15,700 के, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है अपना 6,300 का। टोटल मिला के कितना ट्रांसफर हुआ, 22,000 रुपीज का। ओके, चलो नाउ कमिंग टू कैपिटल अकाउंट्स। 40,000 और 20,000 रुपए ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, लिख देते हैं बाय बैलेंस 40,000 और 20,000। परफेक्ट। Now let us come to the additional points. One of the creditor took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. एक 5,000 रुपए का पेटेंट जो हमारी बुक में दिख रहा है, वो क्रेडिटर उठा के लेकर गया कितने में, 3200 में। अब याद रखिए, जब भी एक आउटसाइड लायबिलिटी एक असेट लेकर जाती है बिजनेस का, तो उसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, डजंट मैटर टू अस। बट कितने रुपए का पेमेंट हो चुका है क्रेडिटर को, 5,000 का कि 3200 का? 3200 का पेमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने माना कि वो 3200 रुपए की चीज है। तो 15,700 में से 3200 का पेमेंट हो गया, तो बचा कितने का अभी भी क्रेडिटर, 12,500। और 12,500 के जो क्रेडिटर्स है, दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400 रुपए। तो 400 रुपए कम आए, मतलब 400 रुपए कम पे करने पड़े। तो इधर दिखा देती हूं मैं, टू बैंक और क्रेडिटर्स को हमने अल्टीमेटली पे करा है कितना, सिर्फ 12,100 रुपए। परफेक्ट। नेक्स्ट इन लाइन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 20,000 की। अभी कितने रुपए की पॉलिसी थी, फर्क नहीं पड़ता। पूरे 20,000 कब मिलते हैं, जब एक पार्टनर मरता। अभी तो बस सरेंडर वैल्यू मिलेगी 4,500 की। कोई असेट नहीं है, अब अचानक से पैसे मिल रहे हैं जब बिजनेस बंद हो रहा है। इट इज अ रियलाइजेशन आइटम। रियलाइजेशन के हम लोग इधर प्रॉफिट वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय बैंक। बैंक में पैसा आ रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पर। कितने रुपए आ रहे हैं बेटा, 4500। इसमें इंस्टीट्यूट एक और ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करती है, दैट इज डायरेक्टली अगर आपने जेएलपी पार्टनर्स में बांट देती होती इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रिमेनिंग असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। डेटर्स 10,800 आए, चलिए डेटर्स से लिख लेते हैं 10,800 आए। स्टॉक से आया अपने को 15,600। फिर प्लांट एंड मशीनरी 12,000 में बेची हमने। एंड पेटेंट्स एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू। कौन से पेटेंट की बात कर रहे हैं ये लोग, क्या पूरे 8,000 के पेटेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि 5,000 के जो पेटेंट थे, 5,000 की जो बुक वैल्यू थी, वो आपने क्रेडिटर्स को पकड़ा दी। ज्यादा में पकड़ाई कम में पकड़ाई फर्क नहीं पड़ता, बट 5,000 के पेटेंट गए, तो बचे कितने के, 3,000 के। और 3,000 ने कितना रियलाइज करके दिया, 60%। तो पेटेंट लिख देती हूँ, 3,000 का 60% देखूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1,800। एक बार सारे असेट्स रियलाइज हो गए, देख लीजिए, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया,
प्रीपेड एक्सपेंस आप बेच नहीं सकते हो, तो इसलिए इसका रियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट हो गया, परफेक्ट। चलिए अब कमिंग टू लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट कर दिया, ईपीएफ का नहीं करा, तो करना है भैया, जरूर से करना है। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 के थे, तो डाल देते हैं इधर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बैंक से पेमेंट कितना गया, 12100 प्लस 6300 प्लस 1500, तो 19900 का पेमेंट हुआ। और असेट से कितना रियलाइज हुआ देख लेते हैं, 4500 प्लस 10800 प्लस 15600 प्लस 12000 प्लस 1800, तो इन टोटल बैंक में हमारे असेट से आए 44,700। साइमल्टेनियसली ऑपोजिट इफेक्ट बैंक में दे देती हूं, टू रियलाइजेशन 44,700 आए एंड बाय रियलाइजेशन कितने रुपए गए, 19,009। ओके, फिर अब डी बन चुके हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी तो बाद में आएगी, पहले हम लोगों को कुछ चीजों को अब बंद करना है। कर लेते हैं कुछ चीजों को बंद, रियलाइजेशन को क्लोज करें, तो 44,700 इधर है प्लस 22,000। इस साइड का टोटल अगर मैं देखूं, क्रेडिट साइड का, इट इज कमिंग इक्वल टू 66,700, साइड में लिखा हुआ है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 69,850 प्लस 19,900 विच इज इक्विवेलेंट टू 89,750। उसमें से काट देते हैं 66,700। सो पीपल, द लॉस दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन रियलाइजेशन is equivalent to 23,050। ये 23,050 रुपए का लॉस किस में बटेगा, चारों पार्टनर्स में, ए बी सी डी में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 4:3:2:1। तो डी को तो भैया जरूर से इतने रुपए का लॉस झेलना है, सी को झेलना है 4,610 का लॉस, बी को झेलना है 6,915 का लॉस, और ए को झेलना है 9,220 का लॉस। अब साथ ही साथ लॉस बांट देती हूँ पार्टनर्स के कैपिटल में, टू रियलाइजेशन लॉस, ए को मिला 9,220, 6,915, 4,610 एंड 2,305। ओके, नाउ इफ यू सी, कुछ भी एडजस्ट करने लायक बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो कौन सा कैपिटल रेशियो मुझे उठाना है जो सवाल में है, 40:20, दैट इज 4:2, दैट इज 2:1। क्यों मैंने बाकी दोनों पार्टनर्स का इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, कौन हुआ इंसॉल्वेंट, डी। जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उस पार्टनर की इंसॉल्वेंसी कौन बेयर करता है, सॉल्वेंट पार्टनर्स। लेकिन क्या सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स, नहीं, सिर्फ वो सॉल्वेंट पार्टनर्स जिनका क्रेडिट बैलेंस है। क्या सी का क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है, नहीं, उसका तो डेबिट कैपिटल बैलेंस है, तो सी को कुछ भी नुकसान नहीं झेलना। डी की जितनी भी डेफिशिएंसी है ए और बी झेलेंगे इन द रेशियो 2:1। डी की डेफिशिएंसी निकालूं तो 8415 प्लस 2305, दैट इज 10,720। 10,720 को बांट देती हूं मैं इन द रेशियो 2:1, so that is coming equivalent to 3,573, और दूसरे इंसान के लिए हो जाएगा बेटा 7,147। ये हो जाएगा ए को, ये हो जाएगा बी को, तो कर देते हैं 2 डीज डेफिशिएंसी। डी की डेफिशिएंसी ए झेलेगा 7,147 और बी झेलेगा, सॉरी कुछ गलती हुई, 2:1 था ना रेशो, गलती से 2:1 था रेशो, हाँ सही है। ओके, परफेक्ट, सो वी आर डन विद इट। अब लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर, अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो एक और गार्नर वर्सेस मरे रूल में बात कही गई है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, दैट इज all the solvent partners have to bring in cash equivalent to their realization loss। क्या C इधर solvent है कि नहीं,
बिल्कुल है। तो सी को भी कैश लेकर आना है तो लिख देते हैं बाय बैंक। ए लेकर आएगा उसका नुकसान कितने का 9220, बी लेकर आएगा 6915, सी लेकर आएगा 4610, बट डी अपना पैसा लेकर नहीं आएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें बैंक में पैसा आ रहा है ए से, बी से और सी से 9220, 6915, 4610। बस सी डी की डेफिशिएंसी नहीं झेलेगा लेकिन पैसे तो उसको भी पूरे लेकर आने हैं। बस निकाल लेते हैं अल्टीमेटली द बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर बैलेंस आ रहा है 32,853। बी के केस में बेटा बैलेंस आ रहा है 16,427 और सी के केस में बैलेंस इस तरफ आ रहा है 3200। क्या बैलेंस को बैलेंस लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। हमेशा बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं बैंक के नाम पे दिखा देंगे। तो इधर बाय बैंक और इधर टू बैंक। तो ए और बी को पैसा मिलेगा तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल 32,853 एंड 16,427, जबकि सी पैसा लेकर आएगा तो 2C कैपिटल वापस से 3200। चेक कर लेते हैं क्या बैंक टैली हो रहा है कि नहीं। +9220 +6915 +4610 +3200, तो ये हो गया इस साइड का टोटल 69,180। इधर का टोटल देखे तो perfect, it is matching, that means we have solved it correctly. So people, ये कौन सा केस था? This was case number 2 जहां पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ और उसमें भी हमने अलग अलग सिनेरियोस देखे। फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर इसमें होता कोई तकलीफ नहीं होती, एकदम आराम से फिक्स कैपिटल रेशो में बांट देती। अब आता है एट वन गो का थर्ड केस। थर्ड केस है जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। जब सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या क्रेडिटर्स को टोटल पेमेंट हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर अ डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग? एक डेफिशिएंसी अकाउंट। कैसे बनाते हैं देखते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 है अपनी ही टेक्स्ट बुक का, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का। अमल एंड बीमल आर इक्वल इन पार्टनरशिप, देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल दिख नहीं रहा, ठीक है। असेट्स कुछ इस प्रकार रियलाइज हुए। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 175। अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट। अमल के एस्टेट से तो भाई उसका प्राइवेट डेट भी नहीं जा रहा और बीमल के एस्टेट से सिर्फ 200 रुपए ही मिल पा रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों ही पार्टनर्स इनकेपेबल हो गए कुछ भी देने से। ग्रेट। What we'll do, prepare the necessary ledgers. Now people, in this type of question, we will prepare realization account, we will prepare bank account, and we will also prepare capital account. But apart from that, हम लोग एक liabilities का भी अकाउंट बनाएंगे। और इस सवाल में अगर मैं liability देखूं तो कौन सी है? सिर्फ क्रेडिटर्स की। तो मैं एक और अकाउंट बनाऊंगी, that would be with regards to creditors. कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। इस टाइप के सवाल में आप सारे असेट्स ट्रांसफर करोगे बट लायबिलिटीज एक भी ट्रांसफर नहीं होगी इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपको मालूम है कि आप इनकेपेबल हो रीपे करने के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अब हमें कुछ नहीं पे करना, जो पे करेगा, जो बेयर करेगा नुकसान, वो क्रेडिटर खुद करेगा। तो जब मैं पे ही नहीं कर सकती क्रेडिटर को पूरा का पूरा अमाउंट, तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो सिर्फ असेट ट्रांसफर कर देते हैं, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। कैश और ड्रॉइंग्स ट्रांसफर नहीं होंगे। 2500, 500, 1000, 800 कुल मिला के देखूं तो ये हो गया 4800। परफेक्ट। क्रेडिटर्स का एक अकाउंट बनाया ही है तो उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्रेडिटर्स 4800 के थे तो लिख देती हूं उधर बैलेंस 4800। ओके। अमल का कैपिटल 750 रुपीज का था। कैपिटल ए का है, बी का है, ए का है, बी का है। ए का 750 पॉजिटिव है और बी की ड्राइंग्स है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है 550 का।
ऐसे ही कैश में 200 रुपए पड़े हैं, लिख देते हैं 200 रुपए बैलेंस। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को हम लोग ने रिस्पेक्टिव जगह पर लिख दिया। असेट से रियलाइज हुआ ये अमाउंट, तो लिख देती हूं इधर बाय बैंक। बैंक में एक 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 करके ये सारे अमाउंट्स हम लोग लिख देंगे कि भाई इन 4 चीजों से पैसा आया। कुल मिला के कितने रुपए आए? 1250 प्लस 150 प्लस 900, तो कुल मिला के मेरे बैंक में आए 2300 रुपए। ओके आगे जाके अगर हम देखें तो सवाल में बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 175 रुपीज, तो दिखा देते हैं इधर हम लोग टू बैंक 175 रुपीज और इधर ऑपोजिट इफेक्ट दे देते हैं रियलाइजेशन का 175 रुपीज। अब देख लेते हैं बेटा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है रियलाइजेशन के टाइम पर। सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2675। परफेक्ट इस 2675 के लॉस को बांट देते हैं दोनों ही पार्टनर्स के बीच में। ए और बी इक्वल पार्टनर्स है तो 1337.5 और 1337.5। चाहो तो एक को राउंड ऑफ कर दो 8 और एक को रख दो 7। इट वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं, लॉस दे देते हैं इन दोनों को 1338 और 1337। हमको सवाल में आगे बोला गया कि अमल का तो प्राइवेट एस्टेट भाई उसके प्राइवेट डेट्स को भी नहीं रीपे कर पा रहा, लेकिन बीमल से मुझे 200 रुपए तक मिल जा रहे हैं, तो भाई बीमल का 200 रुपए एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैश दिखा देते आगे, इधर बैलेंस था और बैंक में बढ़ा देती हूँ 20 कैपिटल के नाम पे 200 रुपए। अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ए और बी जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, जो भी लॉस है सॉरी, वो लेकर आते इन फॉर्म ऑफ कैश, बट ये सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए एटलीस्ट एक पार्टनर तो सॉल्वेंट होने का चाहिए। नाउ ओवर हियर व्हाट वील डू इज वील कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ दीज कैपिटल अकाउंट्स। तो इधर बच रहा है 588 और अगर इधर बैलेंस देखो बीमल के कैपिटल अकाउंट का तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1687। नॉर्मली इनको इतना बैंक लेकर आना पड़ता, बट ये लोग इनसफिशिएंट है, ये लोग अभी इनसॉल्वेंट है तो इतना पैसा नहीं लेकर आ रहे। तो जो पैसा नहीं लेकर आ रहे उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमारी डेफिशिएंसी है। तो अब खुलेगा एक और अकाउंट जिसका नाम है डेफिशिएंसी। जब इधर बाय डेफिशिएंसी हुआ तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड पर हो जाएगा अमल एंड बीमल 588 एंड 1687। ग्रेट। नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन पीपल, क्रेडिटर्स की बात, बैंक की बात करें, बैंक अब इसको क्लोज करेंगे। 200 रुपए पहले से था, 2300 रुपए और आया, 200 रुपए बीमल लेकर आया, लेकिन 175 का खर्चा हुआ। तो मेरे बैंक में अभी कितना रुपया पड़ा है? सिर्फ 2525। ये जो 2525 रुपीज पड़े हमारे, ये किसको जाएंगे? क्रेडिटर्स को। ये हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर को तो वैसे ही देना है और वो दोनों इंसॉल्वेंट है, तो पहले आप किसको रीपे करोगे? क्रेडिटर्स को। और क्योंकि बिजनेस के असेट सफिशिएंट नहीं है और पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, तो जो भी अब पैसा बचा उससे हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी का रीपेमेंट कर देंगे। तो इधर दिखा देती हूं मैं बैंक 2525। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो कितने रुपए नहीं पे हो पा रहे हैं क्रेडिटर्स को? 2275। और इसको हम बोलेंगे कि हमारी डेफिशिएंसी है। जब इधर 2 डेफिशिएंसी हुआ तो इधर हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स 2275। एंड इफ यू सी दोनों साइड का टोटल क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी का मैच। क्यों 2275 रुपीज नहीं दे पा रहे हम लोग क्रेडिटर्स को? क्योंकि ए को 588 और बी को 1687 लेकर आने चाहिए थे, जो वो लेकर नहीं आ पा रहे, जिस वजह से हमारे क्रेडिटर्स भी को भी डेफिशिएंसी झेलनी पड़ेगी। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू समराइज व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी विल ट्रांसफर ऑल द असेट्स इन रियलाइजेशन, उसको रियलाइज कर देंगे, बट कोई भी लायबिलिटी का ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस है बांट देंगे पार्टनर्स को। बैंक में सिर्फ पैसा हमको आ ही रहा है ज्यादा से ज्यादा असेट रियलाइज करने पर, और मैक्स टू मैक्स रियलाइजेशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। पार्टनर के बैलेंस
में जितना भी अमाउंट बाकी है उसको हम डेफिशिएंसी के नाम से इस बार जानेंगे, एंड बैंक में जितना बैलेंस आया उसको हम बोल देंगे कि इट इज बीइंग पेड टूवर्ड्स द लायबिलिटीज, इन दिस केस ओनली द क्रेडिटर्स। और फिर फाइनली जितना भी पैसा क्रेडिटर्स को नहीं दे पाए और जितना भी पैसा पार्टनर नहीं लेकर आ पाया उसे हम टर्म देते हैं डेफिशिएंसी का। So with this, if you see people, the first half of the chapter is done, where हम लोग सारे पार्टनर्स का जहां पे हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है एट वन गो, यानी कि इधर कंपल्सरीली रियलाइजेशन अकाउंट्स बन रहे हैं।